अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने 2021 के पास पेपर का सेक्शन ए किया था जो कि एमसीक्यूज पर बेस्ड था, और आज हम सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेपर का, क्योंकि इसका काफ़ी वेटेज होता है पेपर में, और इसके अलावा काफ़ी इजी भी सेक्शन है इन अ सेंस कि आपका टाइम कम कंज्यूम होता है। इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका फिजिक्स का पेपर काफी इजी हो जाता है। अगर आप सेक्शन ए और सेक्शन बी को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे तो आपका फिजिक्स का पेपर ना सिर्फ मार्क्स के हवाले से बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी कम होते हैं ये सेक्शन, तो इस हवाले से आपका पेपर बहुत अच्छा प्रिपेयर हो सकता है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू, और फिर हम चलते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। डेप्थ के साथ जो जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की, उसमें क्या वेरिएशन आती है, तो उसकी हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चंस अभी तक मैंने लेक्चर में नहीं समझाया उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ, जिनके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, उनको सिर्फ सरसरी तौर पर मैं एक दफ़ा आपको समझा दूंगा, और उसको और डिटेल में जानने के लिए आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, वेरिएशन ऑफ जी देखते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ हम सपोज करते हैं। तो सबसे पहली हमारी सपोजिशन है, लेट जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ विच इज डी। डी यहाँ हमारी डेप्थ को शो कर रहा है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली डेप्थ होगी तो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ ही होगी। दैट इज एट अ डिस्टेंस, और उसका जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो लेते हैं आर ई माइनस डी, क्योंकि यहाँ रेडियस भी वेरिएबल आता है जी की। जब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो जो हम डेप्थ में जैसे जैसे जाएंगे तो रेडियस उसका कम होता जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो हम न्यू रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं वो आर ई माइनस डेप्थ लेते हैं। तो द मास ऑफ द अर्थ एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, मास ऑफ अर्थ का रिलेशन है 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रॉ। तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये डायग्राम है, ये आपको बेहतर एक्सप्लेन करेगी। ये डायग्राम में बेसिकली सिर्फ ये जो पैराग्राफ है इसको डायग्राम की फॉर्म में यहाँ शो किया है। ये अर्थ है, ये उसकी डेप्थ है जिस डेप्थ तक हमें जाना है। ये अर्थ का सेंटर शो कर रहा है। अच्छा, इस सेंटर से अर्थ का जो सिरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस है वो कहलाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, और ये शो कर रहा है डेप्थ को जहां तक हम डीप जा रहे हैं। तो जो हमारा न्यू रेडियस होगा, जैसे कि इस पैराग्राफ में बताया, वो होगा आर ई माइनस डी। अच्छा, ये हमने लेट कर लिया कि हमारा न्यू रेडियस हो गया आर ई माइनस डी। तो ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, इसके अंदर हम आर ई की जगह इस इक्वेशन को पुट, इस रिलेशन को पुट कर देंगे आर ई माइनस डी को। तो जैसे हमने सिंपली इसको पुट कर दिया, ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। अच्छा, अब जो इसके नेक्स्ट स्टेप्स आ रहे हैं उनको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टेप्स आगे होंगे वही एक और बार रिपीट होंगे, और ये हमारा डेरिवेशन हमारी एंड हो जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, जो सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी का रिलेशन बनता है वो बनता है स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन बनता है। अच्छा, अब इसमें हम अगर पुट कर रहे हैं वैल्यूज को, इस एम ई की वैल्यू को एक दफा, अच्छा यही काम हम, मैंने जैसे बताया था, 2 दफा करेंगे। तो एक दफा हम इस आर ई की वैल्यू को पुट करेंगे, और दूसरी दफा दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये एम ई की इस वैल्यू को पुट करेंगे पूरे में एम ई की जगह, और यहाँ आर ई स्क्वायर आ गया सिंपली। अच्छा, ये पूरा रिलेशन क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी कुछ चीजें, जैसे कि ये आर ई क्यूब था और नीचे आर ई स्क्वायर था, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एक आर ई बचा हमारे पास। तो हमारा न्यू रिलेशन जो बना वो कुछ इस तरह बना, 4/3 पाई आर ई रॉ इंटू जी। उसको हमने इस तरह सिंप्लीफाई करके लिख दिया, और द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय
अब हम ये दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, ये बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ होना चाहिए था, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है जिसको मैं ठीक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एट द सरफेस ऑफ अर्थ होगा, यहाँ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ यानी डेप्थ में जाके। तो इसको हमने चेंज करने के लिए वेरिएबल, ताकि हम उसको एक्सप्रेस डिफरेंट तरीके से कर सकें, यहाँ हम स्मॉल जी से एक्सप्रेस कर रहे थे, तो यहाँ जी के ऊपर हमने छोटा सा ये प्राइम लगा दिया। तो यहाँ हम जी प्राइम से इसको डिनोट कर रहे हैं, जी एम ई अपॉन आर ई माइनस डी स्क्वायर हो गया। पहले हमने ये वैल्यू पुट की थी, अब आर ई की दूसरी वैल्यू पुट की। सिमिलरली जो एम ई की आर ई माइनस डी करके वैल्यू निकल ली थी, अब हम वो वैल्यू एम ई की पुट करेंगे यहाँ पे। इससे हमारा फायदा क्या होगा कि ये आपस में जिस तरह यहाँ कैंसिल आउट हुआ था, सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह। यहाँ क्यूब था, यहाँ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और इसको हमने सिंपल करके लिख दिया इक्वेशन को। हमारे पास जी स्मॉल जी और जी प्राइम की वैल्यू आ गई। ये जी है एट द सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू, और ये बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 डिवाइड करेंगे हम। पहले हमने ये इक्वेशन 3 लिखी और ऐसे अपॉन में इक्वेशन 2 लिख दी पर। तो कुछ चीजें हमारी जैसे कैंसिल आउट हो रही हैं, ये कैपिटल जी इस कैपिटल जी से कैंसिल आउट हो गया, और 4/3 पाई से कैंसिल आउट हो गया, और ये रॉ से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास फाइनली जो बची चीज है वो बचा हमारे पास जी प्राइम अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। तो अब हमने नेक्स्ट क्या किया, क्योंकि ये आर ई जो डिवाइड में है वो इस आर ई से भी डिवाइड हो रहा है और इस डी से भी, तो इन दोनों के साथ हमने सेपरेटली इसको लिख दिया ताकि हम इजिली कैंसिल आउट करा सकें और हमारे पास रिलेशन थोड़ी और सिंप्लीफाई होकर आ जाए। फाइनली हमने ये जी यहाँ जो डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में लिख दिया। हमारे पास फाइनली जी प्राइम की रिलेशन हमें मालूम करनी थी, वो ये आ गई 1 माइनस डी अपॉन आर ई इंटू जी। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है देखने में क्योंकि स्टेप ज्यादा है, लेकिन आप अगर गौर करें तो एक ही काम 2 दफा हुआ है इसमें, तो इस हवाले से आसान है। नेक्स्ट हमारे पास हाउ फार अपार्ट आर द डिफ्रेक्टिंग planes in a NaCl crystal for which X rays of wavelength 1.54 Armstrong make a glancing angle of 15 degree 15 degree to 54 degree in first order। तो इसका हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ एक्स रेस हमें दी हुई है जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं, और आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हम इंटू 10 की पावर -10 लगाते हैं। और एंगल हमें जो ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ है इसको थोड़ा समझिएगा, ये दिया हुआ है हमें 15 डिग्री टू 54 डिग्री। तो 54 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे 54 डिवाइडेड बाय 60, ये एक्चुअली डिग्री मिनट्स और सेकंड उस तरह से दिया हुआ है हमें, तो हम इसको मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जब हमने 60 से इसको डिवाइड किया तो हमारा एंगल टोटल बना 15.9 डिग्री। और हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो m इक्वल्स टू 1, और हमें निकालना क्या है, डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेन। डिस्टेंस क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हाउ फार अपार्ट, कितना दूर है आपस में, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स निकालना है हमें। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। हमारे पास रिलेशन है 2d sin थीटा m लैम्डा, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट होंगी और आंसर निकलेगा। हमारा डी को हमने अकेला कर दिया ताकि, क्योंकि हमें इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। वैल्यूज इधर पुट की हमने, ये m की वैल्यू आ गई, लैम्डा की 2 और sin थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको कैलकुलेट किया सिंपली कैलकुलेटर में इनकी वैल्यूज को पुट करके, और हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 2.81 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टेट द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ है ये क्वेश्चन, जिसमें हमें डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम भी लिखना है और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम भी। अमूमन अगर ये क्वेश्चन इस तरह आए तो आपको करना ये है कि स्टैटिक और डायनामिक
इक्विलिब्रियम की जस्ट डेफिनेशन लिख देनी है, मतलब एक एक पॉइंट लिख दें दोनों का और कंडीशंस लिख दें, क्योंकि 4 नंबर के लिए आप इसको कितना ही लेंदी लिखेंगे। तो लेकिन मैंने यहाँ क्योंकि ऑलरेडी स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम अपने लेक्चर में समझाया था, जो कि 4 पॉइंट्स पे मैंने डिफरेंस बिटवीन इनके 4 पॉइंट्स लिखे थे, तो मैं यहाँ पे भी उसी तरह से इसको समझा रहा हूँ। इन केस ये स्टेट द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एडेड नहीं होता इसके साथ, तो और ये अकेला आता है, तो आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे इसके। तो मैं यहाँ 4 पॉइंट्स ही लिख रहा हूँ फिर से, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एक्चुअली 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स भी इनफ है, 3 3 6 हो जाएंगे, और 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है ये तो इनफ है। Static equilibrium is a state of balance where there is no net change in motion. Static equilibrium एक ऐसी state of balance है जहां कोई change नहीं होता motion में, और dynamic का मतलब ही है कि change होता है, but the overall system remains stable. Constant motion होता है या constant change होता है, लेकिन जो overall system है वो stable रहता है। इक्विलिब्रियम का क्योंकि मतलब ही स्टेबिलिटी, अगर स्टेबल ही नहीं रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम आर एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है या तो वो रेस्ट पर है, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, या फिर एक कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रहा है। जिस तरह अब बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल एग्जांपल दी हुई है 3rd पॉइंट में, एक बुक टेबल पे रखी हुई है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इसी तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है, सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बट दे मेंटेन अ बैलेंस ओवर टाइम। कॉन्स्टेंट चेंज होता है उसके अंदर, लेकिन ओवर टाइम अगर हम उसको एनालाइज करें तो एक बैलेंस होता है उसके अंदर। जिस तरह द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ रिवर, अगर हम मूवमेंट ऑफ वाटर देखें थ्रू अ रिवर, तो उसमें अगर आप दिन दिन में देखें कि सुबह के टाइम अलग होती है, रात के टाइम अलग होती है मूवमेंट, तो और अगर इसको और थोड़ा सा बढ़ाएं तो महीनों के हिसाब से देखें, लेकिन आप ईयरली अगर इसको एनालाइज करेंगे तो आपको उसमें एक बैलेंस नजर आएगा कि अगर हम ईयरली एनालाइज करते हैं तो ईयर में इतना मूवमेंट हो रहा है पूरे साल में वाटर में, तो नेक्स्ट ईयर भी इतना ही हो रहा है। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स या स्मॉल टाइम पीरियड में चेंजेस आ रहे हैं। अगेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह से है, जिसमें हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालते हैं। बेसिकली इसमें होता ही है फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालते हैं। इसमें होता ही है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, द सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू 0। तो जितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं उन सबका सम इक्वल होता है 0 के, अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिमिलर है बिल्कुल, इसमें बोलता है कि द टॉर्क ऑफ द बॉडी सम ऑफ टॉर्क ऑफ द बॉडी इक्वल टू 0। वहां फोर्सेस की बात थी, यहाँ टॉर्क की बात। टॉर्क भी बेसिकली एक तरह का फोर्स है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ, ये ए और बी वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनके परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का हमारे पास ये सिंपल फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उस ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर उन दोनों को डिवाइड कर देंगे सिंपली। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी देखते हैं। अच्छा, इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इस तरह आई जे के लिखते हैं जो हमें यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं। उसके बाद इनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं, जिस तरह ये 2 दिया हुआ 2 लिख दिया, -6 लिख दिया, -3 लिख दिया। इसी तरह 4 3 1 आ गया, 4 3 -1 सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं इसको। अच्छा, ये आई लिखा पहले, उसके बाद -j लिखा, उसके बाद +k लिखा, और ये जो स्पेस हमने छोड़ा है इधर अभी और डिटर्मिनेंट बनेंगे। अच्छा, ये किस तरह फिलअप होंगे, लेट्स सी। मैंने अगर आपने वो लेक्चर देखा है मेरा लास्ट वाला, तो उसमें मैंने बकायदा यहाँ शेप्स बना के दिखाए थे कि किस तरह हम इसको हाइड करेंगे इसकी लाइन में जो आ रहे हैं आई की लाइन में, और बाकी 4 लिखेंगे। तो आई की लाइन में ये जे के आ रहे हैं और ये 2 4 आ रहे हैं, इनको हम हाइड करेंगे और बाकी ये 4 हम यहाँ लिखेंगे कुछ इस तरह, -6 -3 3 और -1। सिमिलर काम हम जे के लिए करेंगे, जे की लाइन में जो आ रहे हैं उनको हाइड करके बाकी 2 -3 4 और -1 लिखेंगे इस तरह। और सिमिलर काम के लिए करेंगे।
एक चीज का ख्याल रखें कि साइंस ऑल्टरनेट होती हैं, तो यहाँ आई पॉजिटिव है तो जे नेगेटिव होगा, फिर के पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, -6 इंटू -1 6 के बराबर है +6 के, और यहाँ बीच में माइनस की साइन आती है क्योंकि ये माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस हो रहा है और आंसर्स का 9 आ रहा है, तो -9 इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। वैसे यहाँ बीच में जब हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी साइड जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उनके बीच में साइन माइनस आती है हमेशा। यहाँ पे भी वही हो रहा है क्योंकि माइनस ऑलरेडी हो रहा है, 4 और -3 मल्टीप्लाई करके -12 बन रहा है, तो माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ +12 लिख दिया गया। सिमिलर काम यहाँ के लिए हो रहा है। हाँ, अब जस्ट इनको हमने 6 + 9 प्लस करके 15 आई हो गया। सिमिलर काम हमने यहाँ किया 10J और 30K। ये अच्छा, ये अभी हमारा सिर्फ ये पार्ट हुआ है A क्रॉस B। अब हम A डिटर्मिनेंट A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल तरीका है, आप जो वेक्टर दिया हुआ है उसको पूरा अंडर रूट में लिखें और इनके जो ये कोफिशिएंट्स है I, J और K के, उन सबका स्क्वायर करके उनका सम कर दें। सिंपल फॉर्मूला है इसका, तो हमने वही काम किया है यहाँ पे। अच्छा, ये एक ही स्टेप को 2 दफा लिख दिया। जस्ट हमने यहाँ इनको इस तरह लिख दिया, स्क्वायर किया और इसका फाइनल आंसर आ गया 35। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है कि ये जो A क्रॉस B आया है उसको डिवाइड कराना है 35 से। तो इस तरह इनके नीचे 35 लिख दिया, सबके नीचे इंडिविजुअली अलग अलग करके 35 हमने ऐसे लिख दिया ताकि कैंसिल आउट कराने में आसानी हो। और फिर कैंसिल आउट कराएंगे, 5 3 15 और 5 7 35। सिमिलरली 5 2 10 और 5 7 35। सिमिलरली 5 6 30 और 5 7 35। तो हमारा फाइनल आंसर बन गया ये यूनिट वेक्टर का आंसर। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक व्हेन इट ऑसिलेट्स विद स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो ये सिंपल पेंडुलम की हमें ड्राइव करनी है। सिंपल पेंडुलम को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह इसकी डायग्राम है जो आपकी बुक में बनी हुई है, और यहाँ 2 फोर्सेस एक्ट कर रही है, 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पेंडुलम। कौन सी 2 फोर्सेस हैं? एक तो ये F = mg जो कि डाउनवर्ड्स आपको पुल कर रही है, F = mg जो इसका वेट है, जो ये मास इससे अटैच हुआ हुआ है इसका जो वेट है, एक वो फोर्स है, और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है इसको जो अपनी तरफ खींच रहा है इस मास को, एक वो फोर्स। एक एक्ट कर रही है अपवर्ड्स, एक एक्ट कर रही है डाउनवर्ड्स। तो नेट फोर्स हमारी बन गई F + T, जिसको हम अगर ये जो Fg वाली फोर्स है, ये वाली, इसको हम अगर 2 कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहें, रिजॉल्व करना चाहें, तो एक हम इसको पैरेलल कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। तो पैरेलल कंपोनेंट इसका बनेगा mg cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा। अच्छा, सिंस देयर इज नो मोशन अलोंग द स्ट्रिंग दिस मींस द पैरेलल कंपोनेंट बैलेंसेस द टेंशन। इसका मतलब है कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो इक्वल होगा 0 के। तो हमारा नेट फोर्स क्या बन जाएगा इस तरह, mg sin थीटा। पैरेलल कंपोनेंट को हम खत्म कर देंगे और सिर्फ हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का ले लेंगे। फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, तो F net = F। हमने यहाँ अज्यूम कर लिया F net = F, तो F = ma होता है, m यहाँ m ही है, और g sin थीटा हमने ले लिया। अच्छा, यहाँ माइनस की साइन क्यों लगाई है, नेगेटिव साइन? पहले ये देख लेते हैं, हमने m से m को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -g sin थीटा। अच्छा, नेगेटिव साइन यह इंडिकेट कर रही है कि फोर्स और फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो इसकी मीन पोजीशन की तरफ ही जाएगी हमेशा। मीन पोजीशन ये है जहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं, वो मीन पोजीशन है। तो हम अगर इस पेंडुलम को, इस मास को, इस ऑब्जेक्ट को हम पेंडुलम में
कहीं भी ले जाएं और उसको छोड़ें तो वो वापस टुवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ लाके इसको छोड़ते हैं तो वो आगे की तरफ चला जाए, वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही हमेशा वापस आएगा। यहाँ थीटा क्योंकि बहुत स्मॉल है, इस तरह अगर हम इसको सपोज करें कि मीन पोजीशन से आगे की तरफ जा रहे हैं, थीटा बहुत स्मॉल है, तो हम साइन थीटा को कंसीडर कर लेते हैं एक्स अपॉन एल के बराबर। यहाँ एक्स की वैल्यू ये है एक्स, और एल ये है जितना हम उसे आगे एंगल दे रहे हैं। तो ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साइन थीटा की जगह। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन माइनस जी साइन थीटा की जगह एक्स अपॉन एल आ गया। तो हमारी फाइनल ए की जो वैल्यू बन गई वो ये बनी थी, लेकिन हमने इसको, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जी अपॉन एल। क्यों हमने ऐसे लिखा अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि जी अपॉन एल एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ जो ए की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई माइनस एक्स के। जी अपॉन एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और हमें पता है प्रीवियस इक्वेशन से, पहले ये ड्राइव हुई हुई है दूसरी इक्वेशन से, कि ए बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो हम इसी की हेल्प से इसको फर्दर ड्राइव करेंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें, इसको और इक्वेशन ए को, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस जी अपॉन एल एक्स के। अगेन एक्स से एक्स कैंसिल, तो हमारे पास और माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर बराबर आया जी अपॉन एल के। बट एज वी नो, अच्छा ओमेगा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, स्क्वायर हटाने के लिए हमने अंडर रूट लगाया, तो जी अपॉन एल अंडर रूट में आ गया। अच्छा एज वी नो कि टी इक्वल होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा के। तो इस हिसाब से अगर हम देखें इन वैल्यूज को और सब्स्टिट्यूट कराएं इधर, तो यहाँ 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट करा देंगे, क्योंकि ये अपॉन में था ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू को हमने रिवर्स करके लिख दिया। रिवर्स करके कैसे, अंडर रूट जी अपॉन एल आ रहा था, यहाँ रिवर्स होकर अंडर रूट एल अपॉन जी बन गया। तो ये हमारी फाइनल टाइम पीरियड की रिलेशन आ गई सिंपल पेंडुलम की। इजी रिलेशन है और बहुत इजी वर्डिंग्स में समझाने की कोशिश की गई है, कोई एक्स्ट्रा वर्डिंग्स या पैराग्राफ यहाँ नहीं ऐड किए गए, जो बात थी पॉइंट टू पॉइंट वो कन्वे करने की कोशिश की गई है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद स्मॉल एम्पलीट्यूड हैज एन ऑब्जेक्टिव whose power is 2 diopters. The lens is placed 60 centimeter from the eyepiece. When telescope is adjusted for minimum eye strain, calculate the angular magnification of telescope. आपको डेटा दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की कुछ चीजें दी हुई हैं, ऑब्जेक्टिव की पावर दी हुई है, और आपको मालूम क्या करना है, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। तो उसका डेटा कुछ इस तरह बनेगा। पावर यहाँ 2 डायोप्टर दी हुई है, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पी ओ से इसको शो करेंगे। अच्छा, इस पावर से हम इजिली, हमेशा याद रखिएगा, पावर से हम इजिली फोकल लेंथ निकाल सकते हैं या फोकल लेंथ से हम पावर निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका ये रिलेशन होता है। फोकल लेंथ इक्वल होती है 1/p के, सिमिलरली पी इक्वल होती है 1/f के। तो हमने जैसे इसको अपॉन में लिखा 0.5 मीटर बन गई हमारी फोकल लेंथ, जिसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो वो 50 सेंटीमीटर बन गई। अच्छा, यहाँ हमें दूसरी चीज दी हुई है, द लेंस इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम आईपीस। कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस से 60 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ डिस्टेंस इसका इस तरह हम लिख सकते हैं, एफ ई प्लस एफ ओ इक्वल है 60 के। तो क्योंकि हम ऑलरेडी एफ ओ निकाल चुके हैं, तो हमने एफ ई अब निकालना है, तो एफ ई को अकेला किया, एफ ओ को दूसरी तरफ लेकर गया, माइनस हो गया है, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, 60 माइनस 50 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एफ ई की वैल्यू आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, हमने अपना डेटा सॉर्ट आउट कर लिया। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ ओ अपॉन एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। क्योंकि बहुत इजी सिंपल फॉर्मूला है, इसमें आराम से वैल्यूज डाल के आंसर निकल जाता है। तो इस तरह आपको अगर पेपर में आया न्यूमेरिकल तो थोड़ा घूमा हुआ आ सकता है कि आपको पावर दी हुई होगी और इस तरह डिस्टेंस दिया हुआ होगा।
तो हमने क्या किया कि यहाँ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लगाया 50/10, जो कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस था, और हमने सिंपली इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारा मैग्निफिकेशन का आंसर आया 5, मतलब 5 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज आएगी आपके पास। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, also show that all the bodies sliding down on frictionless inclined plane have same acceleration। ये ऑलरेडी इंक्लाइंड प्लेन का सवाल मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ, उसको दोबारा से समझा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये इंक्लाइंड प्लेन है हमारा। यहाँ हमने कुछ कंसीडरेशन की। ये एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड डाउन कर रहा है, और हम यहाँ कुछ कंसीडरेशन करेंगे। कंसीडर अ ब्लॉक ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम W cos थीटा से डिनोट करेंगे, पैरेलल कंपोनेंट सिमिलरली W sin थीटा से डिनोट होगा। रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन, ये चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। और कहाँ कहाँ एक्ट कर रही हैं, लेट्स सी। ये हमारी कौन सी फोर्स है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है ब्लॉक के। और सिमिलरली ये हमारी है रिएक्शन फोर्स, जो कि सरफेस रिएक्ट कर रही है, रिएक्शन ऑफ सरफेस है ऑन द ब्लॉक। और ये हमारी है फ्रिक्शन, जो इस सरफेस में मौजूद है। और ये हमारा है पैरेलल कंपोनेंट के, जिस डायरेक्शन में हमारे ब्लॉक जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ कुछ डिफरेंट कंडीशंस है हमारे पास। पहली है ब्लॉक एट रेस्ट। अगर ब्लॉक रेस्ट पर होगा तो हमारी क्या कंडीशन बनेगी? तो अगर ब्लॉक कब रेस्ट पे होगा, पहले तो ये सोचने की बात है। ब्लॉक जब रेस्ट पे होगा जब ये जो पीछे धकेलने वाली फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शन की फोर्स, वो ज्यादा होगी आगे धकेलने वाली फोर्स से, जो कि है पैरेलल कंपोनेंट। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि F, अच्छा, रेस्ट पर तो तब होगा जब सम ऑफ फोर्सेस ऑन एक्स कंपोनेंट, क्योंकि एक्स कंपोनेंट के अलोंग मूव कर रहा है, सम ऑफ फोर्सेस ऑन एक्स कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा हमारे 0 के, तब हमारा रेस्ट पर होगा। क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इसको पढ़ा है कि बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तब होती है जब हमारे सम ऑफ फोर्सेस इक्वल होते हैं 0 के। अच्छा, ये दोनों कंपोनेंट्स पे हम अलग अलग सम ऑफ फोर्सेस को एनालाइज करते हैं। तो F माइनस W साइन थीटा हमने लिया, जो कि इक्वल होना चाहिए 0 के। तो इस हिसाब से F की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए हमारी W साइन थीटा के। दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो हमारी बॉडी रेस्ट पर होगी। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान, आप ये समझे, ये जो एरोज बने हुए हैं ये रस्सियां हैं, और ये जो लिखा हुआ है ये दो इंसान हैं जो इन रस्सियों को खींच रहे हैं आपस में। तो अगर ये नीचे से खींचने वाले इंसान की ताकत ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बॉक्स या ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जाएगा। अगर ऊपर से खींचने वाली इंसान की ताकत ज्यादा होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर दोनों की ताकत बराबर होगी तो वो ना नीचे जाएगा ना ऊपर, बल्कि अपनी ही पोजीशन पर रहेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। और जब हम इसे y कंपोनेंट पे एनालाइज करेंगे तो y कंपोनेंट पर भी ऐसा ही होगा कि दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगी। तो y कंपोनेंट पर भी ये कंडीशन बनी, R इक्वल्स टू W cos थीटा। अगर ब्लॉक इज मूविंग डाउन, अगर डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है तो क्या कंडीशन बनेगी? उसी तरह से जैसे मैंने समझाया था कि ये फोर्स बड़ी होगी इस फोर्स से, तो W sin थीटा माइनस F लिखेंगे अब हम, और ये इक्वल होगा ma के, फोर्स क्योंकि ma के इक्वल होती। तो इसकी जो कंडीशन बनेगी फाइनली वो ये बनेगी, mg sin थीटा माइनस F इक्वल टू ma। यहाँ हमने जस्ट क्या किया, W को mg ले लिया। अच्छा, इफ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन और फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है और ब्लॉक इजली स्लाइड डाउन कर रहा है, तो हम क्या कंडीशन लेंगे? यहाँ हम इस तरह लेंगे mg sin थीटा। ये mg से देख के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जस्ट W को इन्होंने mg में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो कंडीशन बनेगी हमारी, क्योंकि फोर्स फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो ये फ्रिक्शन का जो F है ये 0 के बराबर इसी इक्वेशन में हमने लिख दिया। इसी सेम इक्वेशन में mg sin थीटा लिखा और F इक्वल टू 0 लिख दिया।
तो जब एफ इक्वल टू 0 आ गया तो ए की क्या वैल्यू हो गई एक्सेलरेशन की, जी साइन थीटा। और जब ब्लॉक जो है हमारा वो मूव कर रहा है, अपवर्ड्स मूव कर रहा है, तो हमारी क्या कंडीशन बनेगी, इफ बॉडी मूव्स अप विद एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रही है तो वो कुछ इस तरह से होगी। तो एक्सटर्नल फोर्स लिखेंगे पहले, एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एफ, मतलब ये जो एम जी साइन थीटा ये है, और प्लस एफ, इन दोनों फोर्सेस का सम वो सब्ट्रैक्ट होगा उस एक्सटर्नल फोर्स से, और उनको हम इक्वल लेंगे एम ए के। और इफ बॉडी मूव्स अप विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो हम इस एफ को हटा देंगे और इसको सिंपली हम ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू माइनस एम ए ले लेंगे इसको। इफ एफ इक्वल्स टू जीरो, अगर एफ को हम जीरो कंसीडर कर लें, फ्रिक्शन नेग्लेजिबल है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा के, क्योंकि एम से एम या कैंसिल हो जाएगा तो माइनस जी साइन थीटा बचा हमारे पास। तो ये कंडीशंस आ गई हमारे पास, और आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इतना थोड़ा सा आपको शायद लेंदी लग रहा हो क्योंकि इसमें 3-4 कंडीशंस हमने निकाली हैं, लेकिन समझने के लिहाज से इंटरेस्टिंग भी है ये और इजी भी है, इतना कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैन हुज मास इज 64 kg व्हेन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एट द इक्वेटर। एक इंसान के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो हमें कैलकुलेट करनी है। इसका उस इंसान का मास 64 kg है, तो हम डेटा बनाते हैं। मास इसका 64 kg हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है हमें 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, और टाइम पीरियड हमें गिवन है 24 आवर्स गिवन है हमें। तो ये हम किस तरह से लेंगे इसको, टाइम पीरियड को 24 इंटू 60 तो टोटल हमारे पास हो गया 86,400 सेकेंड्स। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमें निकालनी है और सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का रिलेशन लिखता है 4π² r/t²। यहाँ जस्ट सिंपली हमने वैल्यूज पुट की और कैलकुलेटर में आपने वैल्यूज पुट करनी और सिंपली आपका AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का आंसर आ जाएगा। अब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है, जो कि होता है, जो कि हम इस तरह निकाल सकते हैं, फोर्स क्योंकि इक्वल होती है ma के, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी m इंटू AC के, यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो हमने जस्ट वैल्यूज पुट की और अपना आंसर निकाल लिया। हमें इस तरह से क्यों निकालना पड़ा, हम डायरेक्ट क्यों FC की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें जो डेटा दिया हुआ है हमें उसके हिसाब से सॉल्यूशन करना होता है। तो यहाँ हमें M दिया हुआ था तो MA करके हम निकाल सकते थे इजिली, इसलिए हमने A निकाल लिया क्योंकि A के हिसाब का हमें सारा डेटा यहाँ गिवन था ऑलरेडी। अच्छा, बाय ड्राइंग अ फिगर एस्टेब्लिश वर्क एनर्जी इक्वेशन फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी। एक फ्री फॉलिंग बॉडी है ये, जिसका हमें वर्क एनर्जी इक्वेशन निकालनी है। तो देखते हैं इसको कि किस तरह निकलेगी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, ये एक बॉडी है हमारी जिसका मास है m, एट अ पॉइंट p, एक पॉइंट पर है जो है p, इज एट अ हाइट h, जिसकी हाइट है h के इक्वल। अच्छा, एट पॉइंट p, ये जो पॉइंट p है जिसको हम अपने ऑब्जेक्ट को जिस हाइट पे लेकर गए हैं उसको पॉइंट p कह रहे हैं। तो पॉइंट P पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होगी mgh के, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 0 के। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही समझा चुका हूँ। पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, और काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इट्स मूवमेंट होती है। नाउ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, यहाँ फील फ्रीली लिखा हुआ है तो थोड़ी मिस्टेक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इट्स फॉल फ्रीली, इसको मैं एक दफा ठीक कर देता हूँ यहाँ पे। फॉल फ्रीली, तो
दोबारा से हम यहाँ तक पहुंच जाए जी। नाउ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, फ्रीली फॉल करने के लिए हम इसको अलाउ कर रहे हैं। व्हेन बॉडी रीचेस पॉइंट क्यू, जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगी जो कि सेंटर पॉइंट है क्यू, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी एम जी एच माइनस एक्स। एच माइनस एक्स कैसे हो जाएगी? क्योंकि इसकी हाइट कम हो गई, पहले एम जी एच थी, अब हाइट इसकी कम हो गई। कितनी कम हुई? ये इस डिस्टेंस पे कम हुई, ये जो एक्स डिस्टेंस है ये कम हुई। इसको हमने एक्स से डिनोट किया कि यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी हाइट एच माइनस एक्स हो गई अब, विच इज लेस देन एम जी एच। इट मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे उसकी हाइट डाउन हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही। इवेंचुअली एट पॉइंट ओ, जब ये पॉइंट ओ पे इवेंचुअली पहुंचेगी, मतलब फाइनली पहुंचेगी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर होगी वो टोटली कन्वर्ट हो चुकी होगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगेन इट्स गेन, थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया है इसमें, बट एक्चुअली देयर इज ऑलवेज सम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ। लेकिन यहाँ हमेशा कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहनी है जो कि होगी एफ के इक्वल। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन की फोर्स है उसको भी काइनेटिक एनर्जी में हम प्लस कर देंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम अकेला करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। जस्ट हमने वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन को उधर ले आके माइनस कर दी। अब सिंपली हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है, और ये जो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन है इसको हमने क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स टू एफ डी होता है, एफ डी। तो हमने यहाँ इसको एफ एच ले लिया क्योंकि यहाँ जो हमारा डी है वो इक्वल है किसके? हमारा डी यहाँ इक्वल होगा एच के, जो कि इसकी हाइट है। तो सिंपली यहाँ हमने जब वैल्यूज पुट की थी, हमने यहाँ एम जी एच को अकेला किया और इसको दोबारा हम उधर प्लस में ले गए इसके साथ। हमें यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है पहले तो ये डिसाइड करता। अच्छा, एक ये जो स्टेप किया इसको थोड़ा देखें। 1/2, क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ था तो ऑब्वियसली ये भी डिवाइड हो रहा है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इन दोनों के साथ ऐसे 2 लिखें तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 था तो यहाँ कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ इसके साथ अपॉन में 2 नहीं था तो इसके साथ हमें मल्टीप्लाई में लिखना पड़ा। इस तरह हम एलसीएम वगैरह निकालते हैं तो उसमें भी ये काम करता है। अच्छा, यहाँ हम इस 2 को वहां ले गए एम जी एच के साथ, और इस m को हम नीचे ले आए इधर। इन दोनों के साथ इंडिविजुअली हमने अलग अलग लिख दिया, m से m कैंसिल, और हमारी 2gh की कुछ इस तरह से वैल्यू बनी। तो ये फाइनल रिलेशन हमारी बन गई वर्क एनर्जी इक्वेशन की। यहाँ थोड़े से जो टाइपो एरर है उसको देख लिएगा, अगर जब जब भी आप ये अगर कॉपी डाउन कर रहे हो तो ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, बस मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई एरर नहीं है। अच्छा, आप अगर इसमें गौर करें तो इसमें मैथमेटिकल स्टेप 1 2 3 4 5 हार्डली 5 स्टेप्स हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट पूरा समझाने के लिए, इसको बिल्डअप करने के लिए ये काम किया गया है, जो कि आई होप आपको ठीक से समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा सेक्शन बी 2021 के पेपर का, जो कि थोड़ा सा यूजुअल से इन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की गई थी। मुश्किल नहीं था, बट थोड़ा सा कहीं कहीं जगह पे इन्होंने चीज़ों को ट्विस्ट करने की कोशिश की गई थी ताकि थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर हों उनको थोड़ा सा एज मिले। तो आई होप आपको समझ आया होगा। पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करने से बहुत फायदा होता है, उससे आपको पेपर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, पेपर किस तरह आता है, पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो हमारे इसी तरह पास्ट पेपर ना सिर्फ फिजिक्स के बल्कि दूसरे चैप्टर्स के भी, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आप आके हमसे पूछ सकते हैं। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे 2021 के पेपर का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।